साथियों जोहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। मैं AK सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं अपने स्टडी टॉप चैनल में। और आज भी आपके सामने हाजिर हूं प्रत्येक दिन की तरह 12 वन लाइनियर झारखंड सामान्य ज्ञान को लेकर के। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास के प्रश्नों को एक एक करके और जानते हैं सभी का आंसर, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के तथ्यों को। पहला प्रश्न आज के क्लास में मैंने शामिल किया है दोस्तों, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर है दोस्तों तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा, झारखंड में तापीय ऊर्जा मुख्य स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, तापीय ऊर्जा होता क्या है। देखिए, वैसे ऊर्जा विद्युत ऊर्जा जिसका उत्पादन ताप से होता है। ताप से होने का तात्पर्य से यहाँ पे कि कोयला से उत्पादन करना है। झारखंड में 11 ताप विद्युत केंद्र हैं, जैसे चांडिल है, तेनुघाट है, चंद्रपुरा है, पतरातू है, गिरिडीह है। इसी तरह 11 टोटल झारखंड में ताप विद्युत केंद्र हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, तो वहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है, बट वो जलीय विद्युत है। जल से बिजली उत्पादन किया जाता है वहाँ पे, और जहाँ पे कोयले से उत्पादन किया जाता है उसे तापीय विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इसको देश स्तर पे देखा जाए, राष्ट्र स्तर पे देखा जाए तो आपने NTPC का नाम जरूर सुना होगा। क्या सुना होगा? NTPC। NTPC तो दोस्तों याद रखेंगे, NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और जो थर्मल होता है ना, जिसका तात्पर्य है तापीय से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न मैंने लिया है, पारसनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? पारसनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है? चलिए, इसका जो शब्द यहाँ पे आया है पारसनाथ, इससे तो आपको पता चला होगा कि किस जिला में हो सकता है। तो ये है गिरिडीह। गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में पारसनाथ अभयारण्य है, जहाँ पे गिरिडीह जिला में पारसनाथ जो पहाड़ है, तो इस पारसनाथ के नाम से भी आपको मिला जुला याद रह सकते हैं आप कि गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है, तो अब पारसनाथ अभयारण्य भी गिरिडीह में है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव का नेतृत्व किसने किया था? उरांव का तात्पर्य है उरांव विद्रोह। ब्रिटिश के विरुद्ध जो उरांव लोगों ने विरोध किया था, उस विरोध को आंदोलन को लरका आंदोलन कहा जाता है। लेकिन जो लरका आंदोलन किया था उसका नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था। बुद्धू भगत। तो याद रखेंगे, पूछा यह जा रहा है कि ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव का नेतृत्व, ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव जाति का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था, और इस विद्रोह का नाम क्या था? लरका विद्रोह ना। लरका विद्रोह याद रखेंगे 1832 ईस्वी में हुआ था। 1832 ईस्वी में। दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे बुद्धू भगत से रिलेटेड, कि बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 ईस्वी में हुआ था। 17 फरवरी 1792 ईस्वी में बुद्धू भगत का जन्म हुआ था। हालांकि उन्होंने जब लरका विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था बुद्धू भगत ने, तो 13 फरवरी 1832 ईस्वी की मृत्यु भी हुई थी। अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? लोकसभा, 2 सभाएं, राज्यसभा और लोकसभा। पहले के क्लास में मैंने बताया है कि झारखंड से 6 राज्यसभा के लिए सदस्य जाते हैं और लोकसभा के लिए 14 सदस्य जाते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ सवाल वो नहीं है, बल्कि यह है कि राज्य का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? इसका आंसर है चतरा। चतरा झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और अगर बड़ा पूछा जाए तो याद रखिएगा
पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा निर्वाचन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ जो 14 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं झारखंड से, 5 सीट एसटी के लिए रिजर्व होता है, आरक्षित होते हैं, 1 सीट एससी के लिए और बाकी 8 सीट जनरल होते हैं। याद रखेंगे एसटी के लिए कितने सीट, लोकसभा के लिए 5 सीट, एससी के लिए 1 सीट, 6 हुआ और 8 जनरल होते हैं, यानी कि 8 6 14 है। लेकिन एक नया तथ्य आप ये भी जान लीजिए कि झारखंड लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के लिए नया परिसीमन हो चुका है। परिसीमन का क्या तात्पर्य है? तो परिसीमन का मतलब है सीमा निर्धारण। सीमा निर्धारण मतलब कि कौन सी क्षेत्र लोकसभा या विधानसभा के लिए किस चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, एरिया, ब्लॉक, प्रखंड, इसका निर्धारण ही परिसीमन कहलाता है। और परिसीमन के तहत नए चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अब इसको आरक्षण जो सीटें हैं उसको चेंज कर दिया गया है। जो पहले एसटी के लिए 5 हुआ करता था, अब एसटी के लिए 4 सीटें, और जो एससी के लिए 1 सीट हुआ करता था वो एससी के लिए अब 2 सीटें होंगे, और जनरल के लिए पहले 8 था और परिसीमन के बाद भी 8 ही रहेंगे, यानी कि 14 लोकसभा सीटें होंगे। इस तथ्य को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 81। झारखंड विधानसभा में 81 सीट हैं और एक मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन का। तो याद रखेंगे यही वे विधानसभा सदस्य होते हैं जिनमें जब चुना करके जाते हैं तो जिस पार्टी का बहुमत ज्यादा प्राप्त होता है उसी बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राज्य के प्रति उनका दायित्व होता है। तो इसमें भी जो आरक्षण है वो इस तरह है कि पहले एसटी के लिए 28 सीट और एससी के लिए 9 सीट होता था। एसटी के लिए 28 और एससी के लिए 9। इस तथ्य को भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, अब ये चेंजिंग हो गया है। परिसीमन के बाद अब परिसीमन में आया है कि 22 सीटें एसटी के लिए होगी। पहले 28 हुआ करता था, अब 22 सीटें एसटी की होगी, और जो एससी के लिए 9 सीटें हुआ करता था अब एससी के लिए 10 सीटें होंगे, और बाकी अब 44 से बढ़कर 49 सीटें जनरल होंगे। अब एससी और एसटी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। एस से शेड्यूल और टी से ट्राइब। एसटी का फुल फॉर्म शेड्यूल ट्राइब होता है और इसका हिंदी होता है अनुसूचित जनजाति, मतलब आदिवासी। इसके अंतर्गत 32 जातियां होते हैं। और एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। दोनों एस का मतलब एक ही है, शेड्यूल। तो शेड्यूल ट्राइब हुआ और इसमें शेड्यूल कास्ट होता है। हिंदी होता है अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति के अंतर्गत 22 जातियां आते हैं। याद रखेंगे एसटी के अंतर्गत 32 आते हैं और एससी के अंतर्गत 22 जातियां आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में वर्षा आधारित चावल अनुसंधान केंद्र कहां अवस्थित है? तो झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग जिला में है। हजारीबाग के बरही प्रखंड में एक कर्मा गांव है। तो बरही प्रखंड के कर्मा गांव में ही चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, हजारीबाग जिला में। और इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। 1980 ईस्वी में। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य कहां अवस्थित है? तोपचांची वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में कहां अवस्थित है, किस जिला में अवस्थित है? आंसर है धनबाद।
धनबाद। थोड़े यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है, इस शब्द को जानने की कोशिश कीजिए। अभयारण्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है अभय। अभय का मतलब कि कोई डर नहीं, बिना भय का, जहां पे वन्य जीव विचरण कर सके। जिस जंगल क्षेत्र में वन्य जीव बिना भय का निर्भय विचरण कर सके, घूम सके, अभय हुआ। और अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो वैसे जंगल जहां पे जंगली जीव जंतु पंछी बिना भय का विचरण कर सके, सुरक्षित हो, अभयारण्य कहलाता है। बहुत सारे अभयारण्य है झारखंड में, जिसका जिक्र हम आगे क्लास में बताएंगे। जब पूरी डिस्क्रिप्शन लेक्चर क्लास देंगे ना, तो उसमें आपको एक एक टॉपिक पे अच्छे तरह से डीपली आपको नॉलेज देंगे। तो ये धनबाद में है तोपचांची अभयारण्य, याद रखेंगे तोपचांची। अगला है नेतरहाट, झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? भाई नेतरहाट का आपने तो नाम सुना होगा, तो याद रखेंगे नेतरहाट लातेहार जिला में है। लातेहार जिला में है। यहाँ पे लोग भ्रमण करने जाते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने जो होते हैं ठंड के, बहुत मज़ेदार होता है। और वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण देखने वाला दृश्य होता है सनराइज एंड सनसेट, यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त। जैसे उस पहाड़ी की ऊंचाई पर से दृश्य का अवलोकन सूर्योदय और सूर्यास्त को करने पर महसूस होता है कि जस्ट थोड़ी ही दूरी पर सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है। इस तथ्य को भी याद रखना है आपको कि झारखंड की जीके में नेतरहाट से रिलेटेड और भी एक ही सवाल दो तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला कि छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा नेतरहाट। अगर इसी को सवाल ऐसा पूछ दे कि पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट ही है। छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मलिका, नेतरहाट को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, छौ नृत्य को किस रियासत के शासकों ने संरक्षण दिया? पहले वाला क्लास में भी मैंने इस छौ नृत्य पर जिक्र किया है कि छौ नृत्य झारखंड का एक ऐसा एकमात्र नृत्य है जिससे अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता भी प्राप्त हुई है। तो छौ नृत्य को सरायकेला रियासत में संरक्षण मिला और सरायकेला ही छौ नृत्य का जन्म स्थान भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति किसे कहा जाता है? इसका सीधा सीधा आंसर आप जान लीजिए, ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर भूमि और धरती के जनजातीय देवता को समर्पित है? दोस्तों, जनजातियों में या फिर अदर और भी कास्ट में कुछ अपना विशेष परंपरागत या फिर उनके वंशज किसी देवी देवता को मानते आ रहे हैं, तो आज भी मानते हैं। जनजातियों में एक भूफोर देवता होते हैं जो अपनी भूमि और धरती को समर्पित होते हैं। लोग इस भूफोर देवता को इसलिए भी मानते हैं कि उनका घर परिवार, जमीन जायदाद, चल संपत्ति अचल संपत्ति सुरक्षित रहे और विकास करे, तरक्की करे। इसलिए इस देवता को जनजातीय लोग पूजते हैं। अगला प्रश्न है, इसका याद रखेंगे ना, भूफोर। नेक्स्ट और लास्ट है 12वां प्रश्न आज के क्लास का, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की
कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में जिक्र किया है कि जो विधानसभा सीटें 81 है, उसमें पहले जो एससी की सीट हुआ करता था 9, लेकिन अब कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। तो आप दोनों तथ्य को याद रखेंगे कि विधानसभा सीट में पहले 9 सीटें एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था, और अब एक नया परिसीमन के बाद अब ये सीटें 9 के बदले 10 होंगे अनुसूचित जाति के लिए। यानी कि ये जो परिसीमन का नया रिपोर्ट आया है वो अगले चुनाव में लागू हो जाएगा। तो ये रहा अब तक के आज की क्लास के झारखंड सामान्य ज्ञान। दोस्तों आपसे एक राय लेना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के अलावे जैसे करेंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीके जीएस भी आपको प्रोवाइड कराऊं। तो फिर कैसा रहेगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दें या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दें तो फिर उसमें जीएस और जीके जो होगा, जो नेशनल लेवल पे या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्ट्स होंगे वो सब भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स भी अब के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि 20% लगभग क्वेश्चन जो है करंट अफेयर होते हैं। तो उसका भी क्लास चलाने के लिए मैं विचार कर रहा हूँ। कैसा रहेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।